जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आपसे 200 फैक्ट का दावा मेरा गारंटी से हो। और आपको अगर 200 फैक्ट ना लगे तो आप वीडियो डिसलाइक करके जाना। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई और डी 13 मई। तो दोस्तों आपको बता दें, इंटरनेशनल नर्स डे हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को हर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। वह एक अंग्रेजी नर्स, एक समाज सुधारक और एक सांख्यविदिक थीं और जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग के प्रमुख स्तंभों की स्थापना की। इस साल इंटरनेशनल नर्स डे का थीम, दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना थीम, क्योंकि पूछी जाती है तो आपको याद रहना चाहिए कि इस साल इंटरनेशनल नर्स डे की थीम क्या थी। अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, यानी कि नेतृत्व के लिए एक आवाज, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि रखा गया है। दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, यानी कि नेतृत्व के लिए एक आवाज, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की तरफ। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष एनेट कैनेडी हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि इसकी स्थापना 1899 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में तथा अध्यक्ष एनेट कैनेडी हैं। किसके? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए मेफ्लावर 400, बी मार्जोरा 20, सी बोल्ड हाई 400 और डी वॉन्डर कास्ट 80। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम मैफ्लावर 400 है। दोस्तों इसे आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है। यह जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए 15 मई 2021 को अपनी ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू करेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि ट्रांस अटलांटिक यात्रा कब शुरू करेगा है? तो 15 मई 2021 को शुरू करेगा। और इसका नाम क्या है? मैफ्लावर 400, जो आईबीएम और प्रोमेयर, जो कि एक समुद्री अनुसंधान संगठन है, दोनों ने सहयोग से बनाया है। अब आपको बता दें आईबीएम के बारे में। तो दोस्तों आईबीएम के वर्तमान सीईओ अरविंद कृष्ण तथा मुख्यालय अरमोंग के यूएसए में है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण तथा मुख्यालय अरमोंग के यूएसए में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी एजीआरओ और डी इरेडा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से इरेडा को सम्मानित किया गया है। दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरेडा को फुल फॉर्म होता है, बहुत अच्छे से याद रखें, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। और किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। नजर डालेंगे इरेडा की तरफ। तो इरेडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इरेडा की स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। रिपीट करूंगा दोस्तों कि इरेडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी जनलक्ष्मी विलास बैंक, सी मुथूट फाइनेंस बैंक और डी यस बैंक। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च किया है। दोस्तों यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, यह योजना क्यों जरूरी है या क्यों महत्वपूर्ण है? तो पता होना चाहिए कि यह बैंक अब अपने मौजूदा और नए ग्राहकों को पसंदीदा संख्या को अपना बचत या चालू खाता संख्या चुनने में विकल्प देती है। दोस्तों नजर डालेंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ। तो सबसे पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन
पैसे की कद्र है। इसके एमडी और सीईओ अजय कंबल हैं। इसकी स्थापना 24 जुलाई 2006 को हुई थी तथा मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखें कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जुलाई 2006 को हुई थी तथा इसके एमडी और सीईओ अजय कंबल हैं और टैगलाइन पैसे की कद्र है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने किस सागर में युद्धाभ्यास किया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्कटिक सागर, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर और डी अटलांटिक सागर। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने अरब सागर में युद्धाभ्यास किया है। दोस्तों भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। दोस्तों याद रखें कि भारतीय नौसेना पैसेज एक्सरसाइज अपने मित्र देशों के साथ करता रहता है, तो इस बार इन्होंने इंडोनेशिया के साथ किया है। दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ नजर डालेंगे सबसे पहले, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है तथा साथ ही नौसेना की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों, तो नौसेना प्रमुख वर्तमान में एडमिरल करमबीर हैं तथा रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय मतलब तीनों सेनाओं का जिसमें नौसेना भी शामिल है नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नेशनल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए दमन माधवन, बी दिनेश लाल महतो, सी हरेराम मांझी और डी पदम कुमार एम नायर। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि नेशनल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में पदम कुमार एम नायर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों वर्तमान में पदम कुमार एसबीआई में स्टेट्स रिजोल्यूशन ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक हैं। और दोस्तों याद रखें अच्छे से, अब अगली लाइन बहुत अच्छे से सुनना पैराग्राफ, हो सकता है आपको यूजफुल ना लगे लेकिन याद रखना है यह आपकी जनरल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको डाला गया है। नेशनल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड उधारदाताओं की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को लेने के लिए एक प्रस्तावित अशुद्ध बैंक है। अब आप सोचेंगे अशुद्ध बैंक क्या है, तो आपको आगे बताएंगे। और 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उधारदाताओं की मौजूदा परिसंपत्तियों को समेकित करने और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए घोषणा की गई थी। दोस्तों अशुद्ध बैंक एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो उधारदाताओं की अशुद्ध संपत्ति और संकल्प लेता है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि अशुद्ध बैंक क्या है, बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। और किसे इसका नेशनल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पदम कुमार एम नायर को, यह भी याद रखना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार और डी हरियाणा। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से देश में ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं, जिस वजह से यह लोगों की रोजी रोटी बंद ना हो, तो उन्हें राज्य सरकार 5-5 हजार रुपए आर्थिक महीने के देगी। दोस्तों नजर डालेंगे हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। दोस्तों हरियाणा के अगर हम पड़ोसी देश राज्य देखें तो पड़ोसी राज्य में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, उत्तराखंड से इसकी सबसे कम सीमा लगती है, यह भी बहुत अच्छे से याद रखें। और हरियाणा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपको अभी कुछ दिन पहले ही पूरी डिटेल्स में बताए थे, तो जिसको वहां डाउट हो आप जाके चेक कर सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान और डी चौथा स्थान। तो दोस्तों याद रखें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों याद रखें कि अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कितने तीसरे स्थान पर है। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि एसबीआई म्यूचुअल फंड
फंड पहले स्थान पर है। तो पहला स्थान भी बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसबीआई म्यूचुअल फंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है और तीसरे स्थान पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। दोस्तों नजर डालेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ, तो इसके वर्तमान में सीईओ निमेश शाह हैं तथा इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ निमेश शाह, स्थापना 1993 तथा मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी असम और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों याद रखें कि भारत का असम राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला राज्य असम बना है जिसके पास डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। दोस्तों नजर डालेंगे असम की तरफ, तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी स्थापना 1912 में असम प्रांत के तौर पर ब्रिटिश भारत के अधीन हुई थी तथा यह स्वतंत्र भारत का अंग 15 अगस्त 1947 को बन गया था। दोस्तों असम के राज्यपाल जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हाल ही में नवनिर्वाचित हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी से हैं। दोस्तों याद रखना असम के पड़ोसी राज्य देखें अगर तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो बहुत अच्छे से दोस्तों इनका भी नाम याद रखें और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम बहुत अच्छे से याद रखें कि जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के बारे में भी आपको अभी कुछ ही दिनों पहले बताया था, तो असम की ज़्यादा डिटेल्स देकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कौन से आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? आपके ऑप्शन हैं ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे और डी नौवे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत ने हाल ही में तीसरे आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। दोस्तों भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि भारत के तरफ से आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग किसने लिया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। ने हाल ही में तीसरे आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि भारत अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और अनुसंधान के माध्यम से आर्किटेक्ट में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। तो दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट यह है कि यह आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल का तीसरा संस्करण था जिसमें भारत ने भाग लिया है तथा भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया है जो कि वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए आईटीबीपी की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी दिल्ली सरकार और डी उत्तराखंड सरकार। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए आईटीबीपी की भूमि उत्तराखंड राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देहरादून और मसूरी के बीच, दोनों शहरों के नाम याद रखें दोस्तों कि कहां से कहां के बीच, तो देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी का फुल फॉर्म याद रखें, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। बनाए जाने वाला रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है। तो दोस्तों इसकी लंबाई भी याद रखें कि यह रोपवे कितना लंबा होगा, 5580 मीटर लंबा। नजर डालेंगे दोस्तों उत्तराखंड की तरफ, तो जैसे कि हम उत्तराखंड को यहाँ नक्शे पर देख सकते हैं भारत में कि यह उत्तरी छोर पर स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में अब विस्तृत जानकारी। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तथा गैरसैंण है। गैरसैंण में हाल ही में बनाई गई है और गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं तथा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। दोस्तों उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यहाँ के पड़ोसी
राज्य हैं दोस्तों। यहाँ के अगर हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें, हाईलाइट नहीं है लेकिन आप उसको याद रखें कि यहाँ से वन एवं राष्ट्रीय उद्यान के नाम है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से? राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के? उत्तराखंड में है। दोस्तों अगर इनको हम ट्रिक से याद करना चाहें तो याद रखें कि उत्तर के नंद गंगा में फूलों, उत्तर के नंद राजा गंगा में फूल लेकर जिम करने गए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उत्तर से उत्तराखंड, नंद से नंदा देवी, राजा से राजा जी, तो उत्तर के नंद राजा गंगा में, तो गंगोत्री, फूलों से फूलों की घाटी तथा मतलब फ्लावर्स वैली या फूलों की घाटी बोला जाता है, और जिम करने गए से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों अगर उत्तराखंड में स्थित बांध देखें तो टेहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, और लाखाबार ब्यास बांध यमुना नदी पर स्थित है, और यह तीनों बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड के अन्य तथ्य देखें दोस्तों, तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में है। दोस्तों उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क मतलब पराग कण पार्क खोला गया है। उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला में सूर्यधारा झील बनाई गई है, तो याद रखें सूर्यधारा झील कहाँ बनाई है? उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला में। दोस्तों ऐसे ही हर पॉइंट से याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दोस्तों ऐसे ही उत्तराखंड की टेहरी झील पर देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरबेल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया गया। दोस्तों पुल का नाम क्या है? डोबरा चांठी पुल, और कहां पर है? तो टेहरी झील के ऊपर है, और देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरबेल सस्पेंशन ब्रिज है यह। बहुत अच्छे से याद रखें। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला मास गार्डन विकसित किया गया, तो आपको यह भी याद रखना है कि देश का पहला मास गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के नैनीताल में। अन्य जानकारी देखें उत्तराखंड की दोस्तों, तो उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ में देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाने का निर्णय लिया है, तो आपको यह भी याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बनाया जाना है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाद यह देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन होगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन होगा, तो देश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोस्तों। और यह जो उत्तराखंड वाला होगा यह देश का सबसे बड़ा होगा। देश का सबसे पहला श्रीनगर में, लेकिन देश का दूसरा और सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, शिवालिक आर्बोरेटम अभी करंट की ही चीज़ है और करंट का ही नाम है, तो बहुत अच्छे से याद रखें, मतलब वनस्पति संग्रह का नाम है इसका, इस नाम का। इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो एक वनस्पति उद्यान है शिवालिक आर्बोरेटम, जो कि पहला भारत का उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में। दोस्तों इसके साथ ही अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखें कि 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला यहाँ का देहरादून बना है। तो 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला उत्तराखंड का देहरादून बना है। दोस्तों यहाँ लिखा जाना भूल गया, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया है। तो भारत का पहला कबक पार्क मतलब लाइकेन पार्क कहाँ पर? तो उत्तराखंड के उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ? तो पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में। दोस्तों एम्स ऋषिकेश, बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, ऐसा देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बना जिसके पास अपना हेलीपैड है। तो जिसके पास अपना हेलीपैड है, ऐसा कौन सा स्वास्थ्य संस्थान है देश का पहला? एम्स ऋषिकेश है। और आखिरी दोस्तों कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो मादा सांभर और विलुप्त प्राय फिशिंग कैट की मौजूदगी मिली है। तो दोस्तों पूछा जाए अगर आपसे यहाँ पर वन्य जीवों में कि एल्बिनो मादा सांभर मतलब सफेद सांभर और विलुप्त प्राय फिशिंग कैट की मौजूदगी कहाँ मिली है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में है। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर बनेगा। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। शायद मैंने आपसे 3 से 4 मिनट ले लिए होंगे, लेकिन आपको उत्तराखंड से जुड़े कम से कम 25 से 30 फैक्ट बता दिए, जहां से आपका एक भी नंबर
बार कट पाना अब नामुमकिन होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडार ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए स्वामित्व योजना, बी आत्मनिर्भर भारत योजना, सी प्रोत्साहन योजना और डी PNKI योजना। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त SEC बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार पिछले 4 सीजन में यह खिताब अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन है ए दूसरी बार, बी तीसरी बार, सी चौथी बार और डी 7वीं बार। तो दोस्तों याद रखें कि मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर तीसरी बार पिछले 4 सीजन में यह खिताब अपने नाम किया। सबसे पहले दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। आपको यह याद रखना है। मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने पिछले 4 सीजन में तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर 4 लिखना मिस है, लेकिन आप याद रखें यह 4 सीजन में तीसरी बार है। जबकि पेप गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है और सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है, तो पेप गार्डियोला की टीम के नाम है, जो कि 5 बार चैंपियन बन चुकी है इंग्लिश प्रीमियर लीग के। और इस साल में इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाली किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? आपके ऑप्शन है ए G20, बी G7, सी क्वाड शिखर सम्मेलन और डी पृथ्वी सम्मेलन। तो दोस्तों याद रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रण भेजा था। तो दोस्तों यहाँ से आप याद रख सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की राजधानी आपको बता दूं लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इस G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दोस्तों बहुत अच्छे से नाम याद रखें क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं है। तो G7 में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। फिर से नाम रिपीट करूंगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका 7 देश शामिल हैं G7 में। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अगर मैंने आपसे 200 फैक्ट्स का वादा किया था तो आपको 200 से ज़्यादा फैक्ट्स ही मिलेंगे। और जिसे डाउट हो तो वह मुझसे आकर पूछ सकता है और मैं आपको 200 फैक्ट गिनवा सकता हूं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों वीडियो को कोने कोने तक फैला दें, यह अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।